नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और हम आपको बताएंगे कि देश में पानी की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हाल ही में आई सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 150 रिजर्वॉयर्स में जल स्तर 5 सालों के निचले स्तरों पर मार्च के महीने में पहुंचा है। वहीं कुछ जगहों पर जल स्तर 10 साल के औसत से भी कम हो गया है। सबसे ज़्यादा परेशानी दक्षिण भारत में देखने को मिल रही है। इसके क्या है कारण, खेती पर कितना असर पड़ सकता है, पीने के पानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर क्या इम्पैक्ट रह सकता है, और इन रिजर्वॉयर्स में जल स्तर बढ़ाने के लिए क्या उपाय हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एग्री इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा और स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा। वहीं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ के नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले स्थिति जान लेते हैं और आपको बता दें कि 150 रिजर्वॉयर्स में जो पानी की कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरती हुई नजर आई है। रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि पिछले 10 महीने में पानी से बिजली बनाने में करीबन 17% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और रिजर्वॉयर्स में जहाँ तक महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और गुजरात की बात है, यहाँ पर भी गिरावट है। 10 साल के एवरेज के नीचे यहाँ पर पानी रिजर्वॉयर्स में है। गुजरात और महाराष्ट्र में 9% में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। नॉर्थ में 39% से गिरकर 34% पे ये एवरेज में पहुंचा है। और पंजाब में जल स्तर 49% से गिरकर 36% भी हुआ है। मिस्टर शर्मा, पहले आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। अगर पिछले साल की बात की जाए तो मॉनसून काफ़ी अनइवन था, हम एल निनो से भी यहाँ पर गुजर रहे थे। और जिस तरह से अब रिजर्वॉयर्स की बात की जा रही है जहाँ पर पानी काफ़ी कम है और अभी 2 महीने हैं बारिश होने में, तो किस तरह की स्थिति, किस तरह का मौसम अगले 2 महीने के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी मनीषा, जो जैसे आपने रिपोर्ट में बताया रिजर्वॉयर लेवल, वो विशेषकर दक्षिण भारत में तो स्थिति चिंताजनक है ही। 150 में से 42 रिजर्वॉयर तो दक्षिण भारत में है, जिसमें कि जल स्तर जो है कैपेसिटी का 24% है। पिछले साल वो 42% तक था। इस समय हर हर सप्ताह इसकी अपडेट जरूर आता है, हर थर्सडे को। जैसे आज के दिन में अपडेट जरूर आएगा, लेकिन 15 मार्च तक स्थिति वही है जो आपने बताई कि लोएस्ट जो है 10 साल की एवरेज से भी बहुत कम, और पिछले साल के मुकाबले भी इस वक्त 24%, तो चिंताजनक स्तर है दक्षिण भारत में। बाकी 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 स्थानों पर भी है, तो पिछले साल से थोड़ा कम, लेकिन अभी स्थिति चिंताजनक शायद नहीं है। पर चिंता की बात यह जरूर है कि आने वाले दिनों में, और विशेषकर जहां वर्षा की कमी है, वहां पे वर्षा की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो संभावना बहुत कम है। और मार्च के महीने में तो जो प्री मानसून एक्टिविटी होती है जनरली देखने को मिलती है, वो नहीं है। ठीक है, उसका कारण यही जो आपने भी उसका जिक्र किया। इस बार अल नीनो के प्रभाव के कारण ज्यादातर प्रभाव जो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है वो है। अल नीनो की स्थिति के चलते जो उत्तर भारत है उसमें जो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो देर तक आते रहते हैं, जो कि अभी भी स्थिति बनी हुई है। हालांकि थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी काफ़ी है। माउंटेन्स में लगातार रेन और स्नो, जो कि दिसंबर जनवरी में बिल्कुल ही नहीं देखने को मिली थी, फरवरी मार्च में उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। और उसका असर देखने को मिल रहा है कि कुल मिला के भी उत्तर पश्चिम भारत में स्थिति ठीक है। वर्षा की स्थिति मार्च के महीने की भी। और जल स्तर की बात करें तो दक्षिण भारत में जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी लगातार नीचे गिर रहा है, और उसके भी संभावना इसलिए नहीं बनेगी कि यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। कैचमेंट एरियाज में कोई संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक की बात करें, डेल्टा एरिया की बात करें, वर्षा नामात्र बराबर है, इसलिए उसमें अभी कोई भी स्थिति की सुधार नहीं है। और आपने जैसे बोला मानसून के आने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्री मानसून में भी अप्रैल के महीने में काफी अच्छी वर्षा होती है, और मई में भी। पर मार्च के महीने में अगर आप करें, बेंगलोर जैसी जगह पे 20 मिलीमीटर बारिश होती है, आज के दिन में 0 है मार्च के महीने में। तो इस स्थिति के चलते स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, और अभी इसमें कोई विशेष सुधार होने की संभावना नहीं है। जी। साथ ही साथ मिस्टर शर्मा, जो कंसर्न्स हैं कि इस बार जैसे आईएमडी की भी रिपोर्ट है और आपने भी कहा, और जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट भी है कि इस बार गर्मी और बढ़ सकती है। तो जिस तरह के वाटर रिजर्वॉयर्स हमारे पास फिलहाल यहाँ पर है, और जिस तरह की भी बारिश थोड़ी बहुत यहाँ पर अप्रैल में देखने को या प्री मानसून मिलता है, गर्मी कैसी रह सकती है इस बार अप्रैल और मई के महीने में? देखिए, गर्मी की बात करें तो खबर तो अच्छी नहीं है। कुल मिला के बात करें तो एक महीना जो है पहले से आगे वाला गर्म जा रहा है। मैं पूरा ग्लोबल की बात कर रहा हूं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तीनों महीने अपने आप में इस बार सबसे गर्म रहे।
2023 का साल जो है सबसे ज्यादा गर्म रहा। पहले 2016 था, उसको सरपास करते हुए अभी 2023 पिछला जो दशक रहा है 2024 तक का, 2023 तक का, वो सबसे गर्म दशक रहा है अभी तक के रिकॉर्ड में। तो इन सब के चलते हम देख रहे हैं कि गर्मी में तो बढ़ोतरी हो ही रही है। चाहे वो ओशन की बात करें, अब लैंड मास की बात करें, उसमें लगातार लगातार तापमान बढ़ते जा रहे हैं। और जैसी स्थिति अभी हमारे आसपास है, अल नीनो अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। कमी जरूर आ रही है, लेकिन जाते जाते वो मई का महीना जरूर, तो जब तक एंसो न्यूट्रल होगा मई का महीना आ जाएगा, और तभी तो समय आएगा जब हम मानसून का इंतजार करेंगे। तो प्री मानसून की स्थिति को मुझे बेहतर होती हुई दिखने ही रही है। और ऐसे चलते में जो हीट वेव कंडीशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उसकी उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, दिन बढ़ जाते हैं, ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में तो वो पहले से ही है। जो मध्यवर्ती भाग हैं, जो रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के, लगातार उन क्षेत्रों में अनंतपुर, करनूल, कुडपा, इनमें 42 डिग्री तापमान आज के दिन में भी चल रहा है। ओके। जी, उत्तर भारत में थोड़ी स्थिति बेहतर है। वो इस कारण जो मैंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ अभी भी चल रहे हैं और अभी चलेंगे। अभी तो एक और पश्चिमी विक्षोभ, तो मार्च के महीने में उसकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी। गर्मी बहुत ज्यादा उत्तर भारत में तो अभी नहीं होने वाली। हाँ, जैसे जैसे हम अप्रैल और मिड अप्रैल में जाएंगे तो एक बार ये अल नीनो का असर थोड़ा और कम, और पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी कम, उसके साथ ही चलते हुए हमें गर्मी देखने को मिलेगी और हीट वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और तापमान सामान्य से ज्यादा काफी सारे देश के हिस्सों में, जिसमें कि गुजरात समेत, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देश के मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी भागों में उसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। जी। ओके। तो ये बहुत अच्छा नजर नहीं आता है, यानी कि अगले 2 महीनों में यहाँ पर पानी की स्थिति जिस तरह की अभी है, जो चिंताजनक है ही, कुछ एरियाज में नहीं है। लेकिन अगर अप्रैल और मई में हम हीट वेव्स की बात कर रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, तो वो आगे जाकर कुछ कंसर्निंग जरूर हो सकता है। फसल के हिसाब से अब पानी की बात कर लेते हैं और देवेंद्र जी आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। नॉर्थ की ही अगर यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सारी वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं। एक अच्छा खासा डेटा ये भी आया है कि पंजाब के ज़्यादातर जो वेल्स हैं वो ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं। पंजाब ऑफ कोर्स इरिगेशन में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरह की अब वाटर सिचुएशन अब निकल के आ रही है, जहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप ये पूरी स्थिति? देखिए, पहले तो हम ये जानते हैं कि जैसा एक्सपेक्टेड था, जो रिपोर्ट्स आ रही थी पिछले साल भी कि एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा अभी, तो जैसा अभी बताया भी गया है हमें, तो एल नीनो का इम्पैक्ट तो विजिबल है। और इसी के करके हम देख रहे हैं कि भाई पिछले साल से ही बल्कि देखते आ रहे हैं कि हम जहां तक मौसम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत क्लियर है। जो रिजर्वर की बात उन्होंने की है हमारे साथी ने, कि बिल्कुल ठीक कहा कि साउथ में जो रिजर्वर का लेवल है वो बहुत कम है, चिंताजनक है। नॉर्थ में भी कम है, लेकिन उतना नहीं जितना कि साउथ में है। वो देखा हमने बैंगलोर के जो सिटी के रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतना पानी कम हो गया है कि लोगों को टॉयलेट के लिए भी मॉल में जाना पड़ रहा है बहुत से इलाकों में। आई थिंक इट्स एन इंडिकेशन कि हम किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर और जो हाउस होल्ड का पानी का उपयोग है, उसमें किस तरीके से सीरियस क्राइसिस आ रहा है। लेकिन जो एग्रीकल्चर की बात हम करें तो अब तो हार्वेस्टिंग के सीजन के हम नजदीक आ रहे हैं इन द नॉर्थ, और मुझे लगता है कि ये अभी तक तो हमने देखा नहीं कि कहीं उसमें हीट वेव का इम्पैक्ट पड़ा हो इस साल। जैसे कि हमने पहले देखा है कि जिस टाइम क्रॉप हार्वेस्ट के मौके पर आती है तो हीट वेव से उसमें नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक तो खैर सब ठीक ठाक है। एंड लेट अस होप कि भाई एवरीथिंग इज ओके जब तक कि हार्वेस्ट होता है। और उसके बाद हम जानते हैं कि 2 महीने थोड़ा सा लल होता है, एंड उसके बाद ही जैसा कि बताया गया है कि जब प्री मानसून शावर्स या मानसून शावर आते हैं तो हमारे यहाँ सोइंग होती है, तो तब तक तो हम सेफ हैं। अगर प्री मानसून शावर जैसा कि बताया गया कि वहां पर भी थोड़ा सा एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो हो सकता है थोड़ा डिलेड हो सोइंग। लेकिन मुझे डर ये है कि जैसा पिछले साल हुआ था कि अगस्त में 36% शॉर्टफॉल हुआ था रेन का, जिसका काफी एक इम्पैक्ट देखने को मिला पैडी क्रॉप के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में नहीं, बाद में भी, सीजन के बीच में भी जब पानी का या बारिश का
अवेलेबिलिटी कम होती है तो उसके करके भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो सिर्फ ये अभी के जो रिजर्वोयर के लेवल्स हैं उनके ऊपर नहीं, और बाद में भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरी बात आपने कही कि पंजाब का जो वाटर टेबल है, स्पेशली ग्राउंड वाटर टेबल की हम बात करते हैं, तो वो तो बहुत सालों से हम देखते हैं कि वो एक रेशियो में गिरता जा रहा है, और इसीलिए एक बहुत चर्चा रहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पंजाब में लाई जाए या पैडी से निकाला जाए किसानों को। लेकिन इत्तेफाक से इतने सालों से बात हो रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि पंजाब में इस साल पैडी का जो एरिया है वो रिकॉर्ड है, और इसी तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है पैडी की वो भी रिकॉर्ड हाईएस्ट है पंजाब में। तो आई थिंक इट्स एन इंडिकेशन कि इंस्टेड ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ, डाइवर्शन की तरफ हम जो बात कर रहे थे उसकी तरफ ना देखते हुए किसान जो हैं वो पैडी के अंदर ही अपना एरिया जो है उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, which is a cause for concern, but after all the government will have to come out with a kind of economic policy उसके लिए, ताकि किसानों को जो नेट रिटर्न है उसके ऑल्टरनेटिव क्रॉप से वो ज्यादा मिले, जिस जो अभी एग्जिस्टिंग क्रॉप पैटर्न है यानी पैडी वीट से। तो पैडी को अगर चेंज करना है तो जो उसके ऑल्टरनेट क्रॉप्स हैं उनका जो नेट रिटर्न है वो ज्यादा होना चाहिए। और ये बातें तो बहुत साल से हुई है, तकरीबन 2 दशकों से ये बातें चल रही हैं, लेकिन आपके सामने ही है अगर ये सब कामयाब होता तो क्या कारण है कि पंजाब के किसान पैडी पे ज्यादा निर्भर करते या पैडी पे ज्यादा फोकस करते, जो कि हम अभी देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब में जो सोइंग के टाइम पर, क्योंकि 99% एरिया पंजाब का जो है उसमें अश्योर्ड इरिगेशन है, तो जो स्तर की हम बात कर रहे हैं रिजर्वर स्तर का, मुझे नहीं लगता कि वो इतना चिंता का विषय है पंजाब के लिए। यस ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है जब बारिश नहीं होती है, और पिछले कई सालों से ऐसे हुआ कि पंजाब में अधिकतर अगर हम 10 साल में देखें तो 5-6 साल पंजाब में बारिश कम रही है, तो उसका इम्पैक्ट तो क्रॉप की जो कल्टीवेशन उसकी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, इन द सेंस कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज एरिया जैसे मैंने कहा कि वो बढ़ता ही गया। तो इवन जैसे आपने कहा कि 20 सालों से यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट हमने आता हुआ नहीं देखा। जिस तरह की चिंताजनक रिपोर्ट्स अब पानी को लेकर यहाँ पर आ रही हैं, चाहे वो इरिगेटेड है या फिर जो रिजर्वॉयर्स हैं, पंजाब के वेल्स हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेड यहाँ पर बताए जाते हैं, तो चिंताएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर जब तक उनको एश्योर्ड प्राइस मिलता रहेगा, बहुत कम रीज़न है कि किसान यहाँ से मूव करेंगे। उस ऑफकोर्स खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल समय है एक ब्रेक का। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी और मिस्टर शर्मा, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। जब हम लौटेंगे तो जोड़ेंगे कुछ और एक्सपर्ट्स को, जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। 360 हमारे साथ हैं नवनीत दमानी और अमित खरे। और अमित, क्योंकि हम एग्री कमोडिटीज़ की बात कर रहे थे तो आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स मौसम एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा आगे आने वाले महीनों में, लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की फसल फिलहाल बाजार में आ रही है, क्या क्यूज़ हैं और कौन सी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं? जी मनीषा जी नमस्कार। मेरे को लगता है जीरा एक अच्छा ट्रेड हो सकता है दिवाली वालों के लिए, क्योंकि फसल जो है काफी अच्छी है और उतारा भी इस बार काफी अच्छा है। तो मेरे को लगता है 24,000 के आसपास अप्रैल जीरा में एक फ्रेश दिवाली ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 25,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में 30,000 तक के भाव भी जीरे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे देखा जाए तो हाल ही में एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। प्राइस लगभग 6% के आसपास अभी नीचे है। मौजूदा स्तरों पर 16,700 750 में ट्रेडर्स इसमें एक फ्रेश शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 16,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है 18,800 तक के भाव इसमें भी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट मैं वार्षिक द्वागम की बात करूंगा। इसमें ट्रेंड काफी नेगेटिव बना हुआ है। ओवरऑल सेल और प्राइस की स्ट्रेटजी ही इसमें अपनानी चाहिए। वार्षिक 5230 के आसपास अप्रैल वाला दिवाली करें, 5300 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं और शॉर्ट टर्म में 5080 तक के टारगेट वार्षिक में भी रखे जा सकते हैं। जी ओके, तो मसालों में खरीदारी लेके करनी है, लेकिन गुआर में अभी भी यहाँ पर मंदी का दौर और बेचने की यहाँ पर सलाह अमित की तरफ से आती हुई। आप कैसे देखते हैं नवनीत, जिस तरह का मार्केट्स हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है? इंटरनेशनल मार्केट्स में यूएस फेड की मीटिंग आके चली गई है और सीधा सहारा यहाँ पर हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। नया ऑल टाइम हाई सोने में, मेटल्स में तेजी है, चांदी में खरीदारी है, इवन एनर्जी बास्केट यहाँ पर इन द पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। क्या क्यूज लेने चाहिए इन करंट लेवल्स पे, क्या करने की राय? मनीषा जी, कल की बैठक के बाद में एक तूफानी मूव देखा हमने पूरे एमसीएक्स कॉम्प्लेक्स में। मुझे लगता है कि गोल्ड लाइफ टाइम हाई, चांदी भी ऑलमोस्ट टुवर्ड्स लाइफ टाइम हाई ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट लेवल कम है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूंगा। मे बी थोड़ा सा कूल ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है एंट्री के लिए। आज लार्जली 2 बेट आज के लिए जो हम ध्यान रख सकते हैं कुड बी ऑन बेस मेटल, जहाँ पे कॉपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अंडर करंट के साथ ट्रेड कर रहा है और
हर घटे पे मुझे लग रहा है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे ट्रीट करना चाहिए। यहाँ से 2 से 3% की बढ़त आपको और देखने मिल सकती है। तो 775 750 के रेंज में मिले तो कॉपर बाय किया जा सकता है। 750 का स्टॉप लगाइए एंड 65-70 तक के टारगेट दे सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल में एक सक्सेसफुल रैली हमने देखी थी, करीब 350-400 पॉइंट या $4 से ज्यादा की रैली हम लास्ट कुछ हफ्तों में देखे थे। उसका एक कूल ऑफ या हम कह सकते हैं रिट्रेसमेंट अभी शुरू हुआ है, जो कि प्राइसेस को लगभग 100 से 150 रुपए की और मंदी दे सकता है। तो 6770 6750 के रेंज में आप सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 6820 का आप स्टॉप लगाइए एंड नीचे में 6650 के नीचे के टारगेट आपको क्रूड में देखने मिल सकते हैं। और जिस तरह की तेजी हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, आप क्या करने की राय देंगे? जिन लोगों ने खरीदा है, क्या वो मुनाफा लें, पोजीशंस होल्ड करें, और जो नए खरीदार हैं उनको क्या करना चाहिए? फेड की तरफ से जो डिसीजन आया है वो थोड़ा सा मिक्स्ड है, और कल के सत्र में हमने इतनी तेजी सेकेंड हाफ में नहीं देखी थी जितना आज एक कंटिन्यूस बेसिस पे देखने मिल रहा है। लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए और नए निवेशक थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत बड़ा अपसाइड का मुझे नहीं लगता कि पोटेंशियल है। और निचले लेवल पे मिले तो ज्यादा बेटर एंट्री पॉइंट रहेगा, बट जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट है एक बार मुनाफा वसूली करने के लिए, एटलीस्ट इन गोल्ड। ऑलराइट, तो सोने में अगर आपने नीचे में खरीदा है तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली घर ले जा सकते हैं आप, और नीचे आए तो एक बार और खरीदारी करने की यहाँ पर राय है। बहुत शुक्रिया नवनीत आपका और अमित आपका भी साथ जोड़ने के लिए। तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।